Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Kiran Fatma teaching pharmacology, third year DPT, Federal Institute of Health Sciences, Multan. We were talking about anxiolytic medicines और हमने उसमें से जो benzodiazepines थे which were the first class of our anxiolytic medicine वो हमने स्टडी की थी कि benzodiazepines क्या होते हैं और क्या उनका अफेक्ट होता है, क्या उनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, क्या उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स है और क्या अगर ओवरडोज हो जाए इन केस ऑफ ओवरडोज क्या उसकी ट्रीटमेंट्स होते हैं. नाउ we will discuss barbiturates. Barbiturates is the next class of anxiolytic medicine. Barbiturates क्या हैं और ये किस तरह से डिफरेंट हैं बेंजोडाइज़ेपिन से, क्या इनके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, किन कंडीशंस में कंट्राइंडिकेटेड हैं. हम बार्बिटूरेट्स के बारे में आज ही सारी बातें पढ़ेंगे. बार्बिटूरेट्स जो हैं वो बेंजोडाइज़ेपिन से भी पहले से यूज़ हो रही हैं एज एन एंग्जियोलिटिक ट्रीटमेंट, लेकिन अब जो है इनको बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया गया है बाय बेंजोडाइज़ेपिन. वो क्यों हुआ है ये मैं आपको आगे चल के लेक्चर में बताऊंगी कि हम बेंजोडाइज़ेपिन्स को क्यों प्रेफर करते हैं, रादर हम बार्बिटूरेट्स यूज़ नहीं करते इतनी ज़्यादा तादाद में. बार्बिटूरेट्स जो हैं बेसिकली यूज़ होते थे पहले टू इंड्यूस स्लीप, ठीक है, या मेंटेन करने के लिए स्लीप को. इसके अलावा पेशेंट को सिडेटिव कंडीशन के सिडेटिव के तौर पे यूज़ होते थे, पेशेंट को सिडेट करने के लिए, एंग्जाइटी या एक्साइटमेंट को रिलीव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए. अब जो है इनकी जगह पे बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं. बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं वो इसलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि बार्बिटूरेट्स जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये टॉलरेंस कॉज करती हैं, फिज़िकल डिपेंडेंस कॉज कर सकती हैं. इसके अलावा इनकी जो ओवरडोज है दैट कैन बी लीथल. इसके अलावा जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं इन केस ऑफ बार्बिटूरेट्स एज़ कम्पेयर टू द बेंजोडाइज़ेपिन्स. बार्बिटूरेट्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज़ एट वन पॉइंट इज़ सिमिलर टू द बेंजोडाइज़ेपिन्स. कि ये क्या करते हैं, जो जैसे कि बेंजोडाइज़ेपिन्स भी गाबा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, ये भी गाबा रिसेप्टर्स के साथ ही बाइंड करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनकी जो बाइंडिंग साइट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बेंजोडाइज़ेपिन्स. बेंजोडाइज़ेपिन से अदर देन द साइट्स जो हैं अवेलेबल बाइंडिंग साइट्स गाबा रिसेप्टर के ऊपर, उसके ऊपर जाके ये बाइंड करते हैं, लेकिन अफेक्ट वही है कि पोटेंशिएट करेंगे, ऑगमेंट करेंगे, इन्हांस करेंगे द इफेक्ट ऑफ गाबा. गाबा ए रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे और जिस तरह से गाबा एक्ट करता है, यानी कि ओपनिंग ऑफ गाबा रिसेप्टर, इसके बाद जो है ओपनिंग ऑफ क्लोरीन चैनल्स, क्लोरीन का इन्फ्लक्स होना, जिसकी वजह से जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, इनसाइड द मेम्ब्रेन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है. हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन कॉज हो जाने की वजह से क्या होती है, मेम्ब्रेन की फिर डीपोलराइजेशन नहीं हो पाती, पोलराइजेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना या पास आउट होना बंद हो जाते हैं और फॉर द टाइम बीइंग जो है वहाँ पे CNS डिप्रेशन कॉज हो सकती है. सारे ही एंग्जियोलिटिक मेडिसिन, चाहे हम उनकी बेंजोडाइज़ेपिन्स की बात करें या हम बार्बिटूरेट्स की बात करें, ये सारे ही मेडिसिन जो हैं इनका CNS के ऊपर डिप्रेसिव इफ़ेक्ट है. ये CNS डिप्रेसेंट्स हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी मैकेनिज़म्स जो हैं एट अ टाइम परसू करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का सिस्टम है वो मेंटेन रहता है, बैलेंस लेवल पे रहता है. ठीक है, तो जब हम कोई इस तरह की मेडिसिन देते हैं जो कि इनहिबिटरी मैकेनिज़्म जो बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसको इन्हांस करे, उसको प्रोवोक करे, तो क्या होता है कि जो इनहिबिशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है. जैसे कि गाबा रिसेप्टर्स के साथ गाबा के बाइंड करने से क्या होता है कि डीपोलराइजेशन होती है मेम्ब्रेन की. डीपोलराइजेशन की वजह से वहाँ पे डीपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन होती है. हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन में से इम्पल्सेस जो हैं वो पास आउट होना बंद हो जाती हैं. तो यही वाला जो अफेक्ट है ये नॉर्मली भी बॉडी के अंदर हो रहा होता है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, हर वक्त हो रहा होता है, लेकिन साथ में एक्साइटेटरी मैकेनिज़म्स भी साथ में फॉलो हो रहे होते हैं. लेकिन अगर हम कोई इस तरह की मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करें जिससे इनहिबिटरी मैकेनिज़म्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में फॉलो हों, तो उससे क्या होता है कि जो इनहिबिशन होती है या डिप्रेशन जो होती है CNS की वो कॉज हो जाती है और CNS डिप्रेशन की तरफ मूव कर जाता है. यही वजह है कि पेशेंट की जो एंग्जाइटी है या जो एक्साइटमेंट थी उसकी नर्व्स की वो कम हो जाती है. इसके अलावा पेशेंट को स्लीप भी इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन CNS. इसके अलावा जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं वो सिर्फ गाबा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, लेकिन जो बार्बिटूरेट्स हैं ये
NMDA रिसेप्टर्स या ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो कि एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं उनके साथ भी बाइंड कर सकते हैं, और ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के साथ यानी कि NMDA एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद उनके इफेक्ट को एंटेगोनाइज करते हैं, यानी कि एक तरफ तो ये पोटेंशिएट कर रहे हैं इनहिबिटरी इफेक्ट को, दूसरी तरफ ये ब्लॉक कर रहे हैं एक्साइटेटरी इफेक्ट को। तो कलेक्टिवली ये क्या करते हैं, CNS डिप्रेशन कॉज करते हैं और पेशेंट जो है वो सिडेटिव कंडीशन में चला जाता है या हिप्नोटिक कंडीशन के अंदर चला जाता है। तो दो तरह से बार्बिटूरेट्स जो हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फर्स्ट तो ये कि ये इन्हांस करेंगे या ऑगमेंट करेंगे द इफेक्ट ऑफ गाबा ऑन गाबा ए रिसेप्टर्स। सेकेंड, ये ब्लॉक करेंगे ग्लूटामेट एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को और उसके साथ बाइंड करने के बाद उसके इफेक्ट को एंटागोनाइज करेंगे, यानी कि एक्साइटेशन को कम करेंगे। तो इस तरह से दो तरह से हमारे पास बार्बिटूरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके अलावा जब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन अगेन जैसे हमने बेंजोडाइज़ेपिन को क्लासीफाई किया था ऑन देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेसिस के ऊपर, हम जो हमारे पास बार्बिटूरेट्स हैं इनको भी हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेसिस के ऊपर ही क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लास जो हमारे पास आती है बार्बिटूरेट्स की, दैट इज़ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिटूरेट्स, और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 1 to 2 days होता है इवन। ठीक है, इसमें जो हमारे पास मेडिसिन आती हैं दैट आर फिनोबार्बिटल। ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग जिनका 3 to 8 hours तक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसमें हमारे पास एमोबार्बिटाल है, साइक्लोबार्बिटाल है। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 5 hours होता है, और इसमें हमारे पास ब्यूटोबार्बिटल है, पेंटोबार्बिटल है, एमोबार्बिटल है, सीकोबार्बिटल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट या फोर्थ क्लास जो आती है दैट इज़ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स। इसमें हमारे पास थियोपेंटाल है, मीथोहेक्सिटाल है, और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 30 minutes होता है। 30 minutes के बाद जो है पेशेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन या रिकवरी की स्टेज की तरफ चला जाता है। तो जो हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स हैं थियोपेंटाल सोडियम, ये बेसिकली यूज़ होते हैं टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, क्योंकि जो चीज़ जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जितना कम होता है उसका ऑनसेट जो है वो उतना ही जल्दी हो जाता है। तो हमें अगर पेशेंट को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए कि फ़ौरन से पेशेंट जो है रिस्पॉन्स करे हमारी मेडिसिन से, तो हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। इनके इफ़ेक्ट्स जो हम स्टडी करते हैं CNS के ऊपर, CNS के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका डिप्रेसिव इफेक्ट है। डिप्रेसिव इफेक्ट कैसे है कि एक तो ये कि ये गाबा के इफेक्ट को पोटेंशिएट करते हैं, दूसरा ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो हैं उसके इफेक्ट को अपोज करते हैं, एंटेगोनाइज करते हैं। तो कलेक्टिवली ये जो CNS है उसको डिप्रेस कर देते हैं। लो डोजेस के ऊपर बार्बिटूरेट्स जो हैं वो सीडेशन प्रोड्यूस करते हैं, कामिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी। इसके अलावा अगर हायर डोज हो जाए तो क्या होता है कि हिप्नोसिस कॉज होती है हायर डोज के ऊपर। उससे ज़्यादा अगर डोज दी जाए तो मज़ीद CNS डिप्रेशन कॉज होती है। पेशेंट को एनेस्थीसिया हो सकता है, मीन्स द लॉस ऑफ फीलिंग एंड सेंसेशंस हो सकती है एट सर्टन डोजेज लेवल। ठीक है, उसके बाद अगर और ज़्यादा डोज इंक्रीज़ की जाए तो CNS डिप्रेशन का लेवल भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। फाइनली पेशेंट जो है फिर उसके बाद कोमा और उसके बाद डेथ जो है कॉज हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो एनी डिग्री ऑफ CNS डिप्रेशन कॉज हो सकती है विद द यूज़ ऑफ बार्बिटूरेट्स, इसलिए बार्बिटूरेट्स को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन बार्बिटूरेट्स जो हैं वो पेन परसेप्शन को कम नहीं करती, एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ नहीं होती, इनके अंदर कोई एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा जो एक और CNS के ऊपर इफेक्ट है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए क्रॉनिक यूज़ किया जाए बार्बिटूरेट्स को तो टॉलरेंस बॉडी में डेवलप हो सकती है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमने पेशेंट को कोई भी मेडिसिन फॉर एग्जांपल देना स्टार्ट की, हमने उसको 10 मिलीग्राम से मेडिसिन देना स्टार्ट की, 10 मिलीग्राम, उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद ये होगा कि 10 मिलीग्राम जो है वो पेशेंट के ऊपर अपना जो थेराप्यूटिक इफेक्ट जो वो पहले शो कर रही थी वो शो करना बंद कर देगी या कम कर देगी। तो क्या होगा, हमें अपना रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करवाने के लिए डोज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हम उसको 15 mg के ऊपर सपोज ले आते हैं, तो हम 15 mg हमने दी, उसके बाद क्या होगा, अगेन 4-6 months के बाद क्या होगा कि ये जो हमने इंक्रीज़ की हुई डोज थी ये भी पेशेंट के ऊपर अपने थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करने में नाकाम हो जाएगी, फिर हमें मज़ीद डोज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो टॉलरेंस, जो ड्रग्स टॉलरेंस डेवलप करती हैं उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो
कॉन्टीन्यूसली ये डिमांड करती हैं कि उनकी डोज जो है वो इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा हम डोज इंक्रीज़ करते हैं फिर उतनी ही ज़्यादा हम टॉक्सिसिटी भी हमें देखने में मिलती है। CBS के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं इनके, बार्बिटूरेट्स के CBS के ऊपर जब हम किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं बार्बिटूरेट्स, तो ये हाइपोटेंशन कॉज करती हैं। इसके अलावा हार्ट रेट डिक्रीज़ करती हैं, सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है पेशेंट का। तो CBS के ऊपर भी इनका डिप्रेसिव इफ़ेक्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी इनका ये डिप्रेशन कॉज करती हैं, रेस्पिरेशन की भी। Barbiturates suppress the hypoxic and chemoreceptor response to carbon dioxide and overdose is followed by respiratory depression and ultimately death. तो पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है ड्यू टू सप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यूजेस क्या हैं, बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं हम बार्बिटूरेट? सबसे पहले तो ये कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट, जैसा कि मैंने आपको थियोपेंटाल का बताया कि क्विक रिस्पॉन्स दें, शॉर्ट और इसके अलावा शॉर्ट रिस्पॉन्स दें, वो यूज़ होते हैं टू इंड्यूस एनेस्थीसिया। 15 to 20 सेकेंड्स के अंदर जो है ये अपना अफेक्ट शो करती हैं और पेशेंट जो है वो स्लीप की कंडीशन में चला जाता है एक सर्टन डोज के ऊपर। तो एनेस्थीसिया को इंड्यूस करवाने के लिए इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगाए जाते हैं थियोपेंटाल सोडियम की, ठीक है। इसके अलावा जो है अदरवाइज़ अगर हम एनेस्थीसिया के अलावा अगर हम यूज़ करें बार्बिटूरेट्स को इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए या एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए, तो हम इंजेक्शन से रिकमेंड नहीं करते, हम पेशेंट को जो है वो ओरल डोज रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये है कि मज़ीद एनेस्थीसिया की भी जो डोजेज हैं वो रिप्लेस हो गई हैं अदर एजेंट से, जैसे कि अब ज़्यादातर प्रोपोफोल यूज़ की जाती है एज IV इंड्यूसर ऑफ एनेस्थीसिया। ये एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाने के लिए भी अब प्रोपोफोल यूज़ की जाती है, बार्बिटूरेट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बार्बिटूरेट्स के एंटी कन्वल्सेंट इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने में मिलते हैं, इसी वजह से बार्बिटूरेट्स जो हैं वो स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, फिनोबार्बिटल, ठीक है। इसके अलावा CNS के ऊपर डिप्रेसिव जैसे कि इनका इफेक्ट है, तो ये डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं, कग्निटिव डेवलपमेंट, डिप्रेस्ड कग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्ड्स, और कग्निटिव परफॉर्मेंस को भी इम्पेयर कर सकती हैं इन एडल्ट्स के। पेशेंट जो है उसकी जो एबिलिटी है टू रिकॉल मेमोरी, नॉलेज को गेन करने की, नॉलेज को दिमाग में स्टोर करने की, कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करने की, वो भी काफ़ी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं बार्बिटूरेट्स वो एज सेडेटिव हिप्नोटिक यूज़ किए जाते हैं, एज ए सेडेटिव मेडिसिन यूज़ होते हैं टू ट्रीट एंग्जाइटी, और हिप्नोटिक मेडिसिन यूज़ होते हैं टू ट्रीट इंसोम्निया, ठीक है। तो सबसे पहले जो लो डोजेज यूज़ होती हैं पेशेंट की एंग्जाइटी को, एक्साइटमेंट को रिलीव करने के लिए, ठीक है, माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट शो करती हैं टू रिलीव एंग्जाइटी, नर्वस टेंशन, इसके अलावा इंसोम्निया को, ठीक है। इसके अलावा जब इनकी हिप्नोटिक डोज यूज़ की जाए, इंक्रीज डोज यूज़ की जाए, तो ये स्प्रेस करते हैं रैपिड आई मोमेंट स्लीप को। रैपिड आई मोमेंट स्लीप को स्प्रेस करते हैं इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए। जो अदर स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप जो होती है, उसको नहीं छेड़ते, सिर्फ जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप है, मूवमेंट स्लीप है, जो हमारी फोर्थ स्टेज है स्लीप की, सिर्फ उसी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ब्यूटेल्बिटाल जो है वो कॉमनली यूज़ होती है इन कॉम्बिनेशन विद सर्टेन मेडिसिन। ब्यूटेल्बिटाल प्लस एसिटामाइनोफिन प्लस कैफ़ीन यूज़ होती है, या फिर ब्यूटेल्बिटाल प्लस एस्प्रिन प्लस कैफ़ीन यूज़ होती है टू मैनेज टेंशन या माइग्रेन या मिग्रेन, जिसको बाज़ लोग प्रोनाउंस करते हैं, हेडेक को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो बार्बिटूरेट की अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, तो बार्बिटूरेट्स आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए ओरली ही दी जाती हैं पेशेंट को टू ट्रीट एंग्जाइटी एंड इंसोम्निया। इसके अलावा ये थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, हाईली लिपोफिलिक हैं, सो ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजीली क्रॉस कर सकते हैं और CNS डिप्रेशन जो है वो कॉज कर सकते हैं। जो बार्बिटूरेट्स हैं उनका रिमूवल पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमेना से होता है और उसके बाद एलिमिनेशन का फिनोमेना फॉलो करते हैं बार्बिटूरेट्स, जस्ट लाइक एनेस्थेटिक्स। इसके अलावा जो बार्बिटूरेट्स हैं दे आर मेटाबोलाइज्ड विद लिवर का जो साइटोक्रोम P450 वाला एंजाइमेटिक सिस्टम है
उसी से बार्बिटूरेट्स भी मेटाबोलाइज होते हैं और उसी से हमारे बेंजोडाइazepines जो थे वो मेटाबोलाइज हो रहे थे। लेकिन जो बार्बिटूरेट्स हैं ये साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स हैं, ये इंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं दे आर इनएक्टिव अनलाइक द बेंजोडाइazepines। बेंजोडाइazepines के जो मेटाबोलाइट्स थे वो भी एक्टिव थे, लेकिन जो बार्बिटूरेट्स हैं उनके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बार्बिटूरेट्स जो हैं वो ड्राउजीनेस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, मेंटल एंड साइकोमोटर इम्पेयरमेंट। इसके अलावा अगर CNS डिप्रेसेंट अदर CNS डिप्रेसिव फैक्टर्स मौजूद हों तो क्या होता है कि जैसे कि अगर इथेनॉल प्रेजेंट है कि पेशेंट जो है अल्कोहलिक है और वो बार्बिटूरेट्स ले ले तो उससे क्या होता है, बार्बिटूरेट्स का और अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है वो सिनर्जाइज हो जाता है, एड ऑन हो जाता है और इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा हिप्नोटिक डोजेज ऑफ बार्बिटूरेट्स प्रोड्यूस अ ड्रग हैंगओवर। मींस कि जैसे ही पेशेंट जो है वेकनिंग कंडीशन पे आता है, स्लीप के बाद जब वेकनिंग कंडीशन के ऊपर आता है तब भी वो थोड़ी सी स्लीप की ही कंडीशन में रहता है। वो प्रॉपरली कई घंटों तक इवन के प्रॉपरली इस काबिल नहीं होता कि अपने जो डेली हाउस होल्ड चोर्स हैं वो परफॉर्म कर सके या जो उसकी बाकी काम हैं उनको अंजाम दे सके, क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन ही रहता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द हैंगओवर ऑफ दैट मेडिसिन। ठीक है, तो बार्बिटूरेट्स की जो हिप्नोटिक डोजेज हैं वो हैंगओवर कॉज करती हैं और पेशेंट को काफ़ी टाइम तक जो है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं देती हैं। इसके अलावा हैंगओवर में एक और चीज़ जो देखने में मिलती है दैट इज़ कि जब पेशेंट वेकनिंग कंडीशन के ऊपर आते हैं तो वो नोज़िया या डिजीनेस फील करते हैं और कभी कभी जो है वो वॉमिटिंग से भी उनको देखने में आती है। बार्बिटूरेट्स इंड्यूस साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन लिवर। के जो साइटोक्रोम्स हैं वो जो हमारा हिपैटिक एंजाइमेटिक सिस्टम है टू मेटाबोलाइज ड्रग्स या टू मेटाबोलाइज एनी सब्सटेंस, उसी से ये भी मेटाबोलाइज होते हैं। मेटाबोलाइज होने के साथ साथ ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इंड्यूस भी करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देते रहें बार्बिटूरेट्स तो ये क्या करते हैं, साइटोक्रोम P450 को कॉन्टिन्यूसली इंड्यूस करते रहते हैं। तो कोई भी और मेडिसिन अगर हम दे रहे हों पेशेंट को जो कि इंड्यूस हो रही हो इसी एंजाइम से, साइटोक्रोम P450 सिस्टम से ही वो भी मेडिसिन मेटाबोलाइज हो रही हो, तो क्या होता है कि इंड्यूस कर देते हैं। तो ये जो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं ये मेडिसिन यानी कि बार्बिटूरेट्स ये क्या करती हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाती है और प्रॉपरली अपना इफेक्ट जो है वो शो करने में नाकाम रहती है। तो इस तरह से जो बार्बिटूरेट्स हैं अफेक्ट कर सकते हैं द प्रेजेंस या द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अदर मेडिसिन, कि ये उनका मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करवा के उनकी जो बॉडी के एक्शन है उसको या तो डिमिनिश कर देती हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। जो मेडिसिन इससे मुतासर होती हैं वारफिन टाइप जो मेडिसिन हैं जो कि साइटोक्रोम P450 से ही मेटाबोलाइज होती हैं। इसके अलावा हमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जो है उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को ट्रेमर्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी है, वीकनेस है, रेस्टलेसनेस है, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स, डिलीरियम, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जो बार्बिटूरेट्स हैं उनके विड्रॉल सिम्टम्स आर इवन मोर सीवियर देन द ओपियोइड्स विड्रॉल। कि ओपियोइड्स को जो पेशेंट जिससे ओपियोइड से एडिक्टेड हों वो अगर ओपियोइड उनसे विड्रॉ करवा ली जाए तो उनके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उससे भी ज़्यादा सीवियर हमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने में मिलते हैं पेशेंट्स जो कि बार्बिटूरेट से के ऊपर डिपेंड कर रहे हों। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को हम अगर हम इस पेशेंट को बेंजोडाइazepines क्यों प्रेफर करते हैं, हम पेशेंट को बार्बिटूरेट्स क्यों प्रेफर नहीं करते, हालांकि बार्बिटूरेट्स जो हैं वो दो तरह से इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि गाबा को पोटेंशिएट करने के अलावा NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक भी करती है। फिर भी हम बेंजोडाइazepines क्यों यूज़ करते हैं, बेंजोडाइazepines हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं बार्बिटूरेट्स के वो ज़्यादा सीवियर हैं एज़ कम्पेयर टू द बेंजोडाइazepine। ठीक है, इसके अलावा जो बेंजोडाइazepines हैं वो कभी कभी वो टॉलरेंस कॉज नहीं करती, लेकिन जो बार्बिटूरेट्स हैं वो टॉलरेंस कॉज करते हैं और टाइम टू टाइम हमें इसकी डोज जो है वो फिर इंक्रीज़ करते रहनी पड़ती है। बार्बिटूरेट्स की फ़िज़िकल डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, लेकिन जो बेंजोडाइazepine है उनकी फ़िज़िकल डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती।
पेशेंट अगर एक दफ़ा डिपेंड हो जाए मेडिसिन के ऊपर तो उसके विड्रॉल, अगर उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, तो उसके बड़े ही डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं बार्बिटूरेट्स। इनकी बार्बिटूरेट्स की जो ओवरडोज है या टॉक्सिसिटी है वो लीथल हो सकती है, क्योंकि एक तो ये कि ये CNS डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं, दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। तो अगर ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, लेकिन ओवरडोज ऑफ बेंजोडायज़ेपिन इज़ सेल्डम लीथल, लेकिन बार्बिटूरेट से डेथ हो सकती है पेशेंट्स की। तो जो सुसाइडल अटैम्प्ट्स हैं वो बार्बिटूरेट से ज़्यादा देखने में मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द बेंजोडायज़ेपिन्स। इसके अलावा विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा सीवियर हैं बेंजोडायज़ेपिन की निस्बत बार्बिटूरेट्स के। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम पेशेंट को बार्बिटूरेट्स रेकमेंड ना करें, प्रेस्क्राइब ना करें, उसको बेंजोडायज़ेपिन्स प्रेस्क्राइब करें। अगर पेशेंट को ओवरडोज हुई भी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी बात ये भी है कि अगर ओवरडोज हो तो ओवरडोज के लिए, बेंजोडायज़ेपिन के ओवरडोज के लिए हमारे पास एक ट्रीटमेंट या एक एंटीडोट अवेलेबल है, फ्लूमेज़निल, जो फ़ौरन से जो बार्बिटूरेट बेंजोडायज़ेपिन था उसके इफेक्ट को एंटेगोनाइज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इन द केस ऑफ बार्बिटूरेट पॉइजनिंग हमारे पास कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पेशेंट आ जाए जिसको ओवर डोज हुई हुई हो या जिसको टॉक्सिसिटी हुई हुई हो बार्बिटूरेट्स की, तो उसको हम नहीं दे सकते फ्लूमेज़निल या कोई भी एंटीडोट। उससे हमें स्पेशल जो साइन एंड सिम्टम्स देखने में मिलते हैं इन द केस ऑफ ओवरडोज ऑफ बार्बिटूरेट्स, दैट आर के पेशेंट जो है उसका कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन हुई हुई होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुई हुई होती है, शॉक लाइक कंडीशन में पेशेंट होता है, शैलो और इनफ्रीक्वेंट ब्रेथ उसको हो रही होती है। इसके अलावा फिर उसके लिए कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं होता। पेशेंट को जो है सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है, रेस्पिरेटरी एड प्रोवाइड की जाती है, गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन या गैस्ट्रिक लिवाज की तरफ पेशेंट को मूव करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद, और वो भी उस वक्त होता है जब पेशेंट ने रीसेंट इंजेस्ट की हुई हो मेडिसिन, कि अभी स्टमक में ही हो और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट ना हुई हो, उस केस में स्टमक वॉश करना या गैस्ट्रिक लिवाज करना वो इफेक्टिव हो सकता है। अदरवाइज अगर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी हुई है मेडिसिन को इंजेस्ट किए हुए, तब हम चाहे उसको जितनी भी गैस्ट्रिक लिवाज प्रोवाइड कर दें, उसका कोई असर नहीं होता। Barbiturates are contraindicated in OBS, obstructive sleep apnea। ऐसे लोग जिनको जब वो सो रहे होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। इट इज़ अ डिजीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि उनको सांस लेने में ड्यूरिंग स्लीप ऑब्स्ट्रक्शन फेस करते हैं, वो उनको जो है वो दुश्वारी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो इस तरह के पेशेंट जिनका पहले ही रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सफ़र कर रहा होता है ड्यूरिंग स्लीप, उन पेशेंट्स को अगर हम और चीज़ ऐसी दे दें जो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है, तो उनकी ये कंडीशन जो है वो वर्सन हो सकती है। इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको भी हम नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं बार्बिटूरेट, क्योंकि अगेन ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकती है, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन से ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इसके अलावा इंटरमिटेंट पोर्फायरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हाईली कंट्राइंडिकेटेड है बार्बिटूरेट्स। इसके अलावा स्टेटस एस्थमेटिकस के जो पेशेंट्स हैं जिनको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता हो किसी भी कंडीशन में एस्थमा का, उनको भी हम नहीं देते हैं बार्बिटूरेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बार्बिटूरेट्स थे। बार्बिटूरेट्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें एडिक्शन है, ड्राउजीनेस है, नोज़िया है, वर्टिगो है, ट्रेमर्स है। इसके अलावा एंजाइम इंडक्शन है। एंजाइम इंडक्शन की वजह से ये दूसरी मेडिसिन के इफेक्ट को डिमिनिश कर सकती हैं, लोअर डाउन कर सकती हैं। तो ये हमारे पास टोटल थे बेंजोडायज़ेपिन, जिसमें हमने बार्बिटूरेट्स में हमने पढ़ा कि ये पहले यूज़ होते रहे हैं फॉर सिडेशन एंड फॉर हिप्नोसिस, लेकिन अब ये जो है रिप्लेस हो गए हैं बेंजोडायज़ेपिन से या अदर एंग्जियोलिटिक मेडिसिन हैं उनसे इनको रिप्लेस कर दिया गया है। उसकी क्या वजूहत हैं ये भी मैंने आपको बताया कि ये एक तो ये कि ये टॉलरेंस कॉज करती हैं, उसके अलावा फिजिकल डिपेंडेंस कॉज कर सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं, इनकी ओवरडोज जो है वो लीथल हो सकती है। इसके अलावा इनके जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर हैं।
इसलिए हम जो अदर हमारी मेडिसिन हैं उनकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू द बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स अब सेल्डम ही यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया। इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर हम जो है ज़ोलपीडेम वगैरह या बेंजोडाइज़पीन्स यूज़ करते हैं, और जो एंग्जाइटी है उसको ट्रीट करने के लिए ब्यूस्पायरॉन या बेंजोडाइज़पीन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ बारबिटूरेट कि बारबिटूरेट कैसे बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से दूसरी मेडिसिन को अफेक्ट कर सकते हैं, और क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इनकी फार्माकोकाइनेटिक है, क्या इनके थेराप्यूटिक यूजेस हैं, और किन किन कंडीशंस में बारबिटूरेट्स जो हैं वो कंट्रा इंडिकेटेड हैं।